हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध आदर्श उत्तर नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट बी लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं खंड आ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 13। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्रमांक 13 है क्या XYZ साझेदार हैं। 31 मार्च 2004 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। दायित्व क्या था उनका? ऋणदाता 3,000 रुपये। ऋणदाता मीन्स क्या होता है? लेनदार। ठीक है, उनकी पूंजी कितनी है? और पूंजी में है एक्स का 2,000, वाई का कितना है 1,750 और जेड का कितना है 1,500। ठीक है, सभी का ऐड करेंगे तो कितना मतलब ऐड करके कितना दिया गया है 5,250। ठीक है, टोटल कितना है जी हमारा 8,250। अब संपत्ति पक्ष को देखो, मशीनरी कितना है 1,200 रुपये, फर्नीचर कितना है 400 रुपये, स्कंद है 2,650 रुपये। ऋणी मीन्स क्या होता है? देनदार। ठीक है, और देनदार कितना है 3,780 है और रोकड़ कितना है 220। इनका भी टोटल कितना होगा 8,250। ठीक है, अब देखो संयोजन में क्या बोल रहा है। 1 अप्रैल 2004 को वे ए को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत होते हैं। वह पहला क्या है? वह 1,500 रुपये ख्याति के लिए तथा 1,800 रुपये पूंजी के लिए नगद लाएगा। मशीनरी एवं फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 रुपये और 380 रुपये आंका जाए। स्कंद का मूल्य 450 रुपये बढ़ाया जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। हमको कौन सा खाता बनाना है जी? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है, अब देखो हमको प्रश्न में क्या बोला है जी? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप क्या होता है? विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता का नियम क्या होता है? यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको कौन साइड लिखा जाता है? समाकलन के पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, और संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होता है तो कौन से पक्ष में आता है? विकलन पक्ष में आता है। और हमेशा बायां पक्ष क्या होता है? विकलन होता है। ठीक है, और दायां पक्ष क्या होता है? समाकलन होता है ना। तो समझ में आ रहा है ना? अगर आपका संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो समाकलन जाएगा और कमी होगा तो कहाँ आएगा? विकलन आएगा, है ना। और वैसे ही दायित्व जस्ट उल्टा, यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो कौन से साइड में आता है? विकलन साइड में आता है। और यदि हमारे दायित्व में क्या होता है? कमी होता है तो कौन से पक्ष में जाएगा? समाकलन पक्ष में जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है? हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता का नियम है। ठीक है, अब देखो बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखो पुनर्मूल्यांकन खाता के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? संयोजन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं जी। अब ये पुनर्मूल्यांकन खाता हम बना क्यों रहे हैं पता है आपको? क्योंकि जो ए है वो जो ए है उसको हम क्या बना रहे हैं? हम अपने साझेदार बना रहे हैं। ठीक है, तो जब व्यापार में जब कोई नया साझेदार आता है या फिर जाता है, ठीक है, प्रवेश लेता है, या तो क्या होता है? अवकाश ग्रहण करता है, तो हमको क्या करना पड़ता है? अपनी संपत्ति और दायित्व का फिर से मूल्यांकन करना पड़ता है। तो उसी मूल्यांकन खाता को क्या बोलते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला पुनर्मूल्यांकन खाता है? जो जब कोई नया साझेदार हमारे व्यापार में प्रवेश कर रहा है तब का है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला संयोजन क्या है? वह 1,500 रुपये ख्याति के लिए तथा 1,800 रुपये पूंजी के लिए नगद लाएगा। तो जो ख्याति और पूंजी के राशि लाया जाता है उसका एंट्री, उसका लेखा पुनर्मूल्यांकन खाता में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। अब देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं? मशीनरी एवं फर्नीचर के मूल्य में क्रमशः 950 रुपये और 380 रुपये आंका गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसके मूल्य में वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है। ठीक है, तो देखो हमको जो चिट्ठा उसमें क्या दिया? मशीनरी का मूल्य 1,200 दिया है। ठीक है, और फर्नीचर का मूल्य कितना दिया है जी? 400 रुपये दिया है। जबकि संयोजन में कितना दिया गया है? मशीनरी का मूल्य 950 रुपये दिया गया है और फर्नीचर का मूल्य कितना दे दिया है? 380 रुपये दिया है। ठीक है, तो कम हो गया ना हमारे मूल्य। जो मशीनरी पहले 1,200 रुपये का था वो अब कितना का हो गया है? 950 रुपये का हो गया है। ठीक है, तो कम हो गया। तो एक हमारे पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में जाएगा? मशीनरी
विकलन पक्ष में जाएगा, ठीक है, क्योंकि मशीनरी क्या हमारी संपत्ति और संपत्ति के मूल्य में कमी होता है, तो कौन से पक्ष में आता है, विकलन पक्ष में आता है, ठीक है। अब सेम फर्नीचर पहले कितना था, 480 का था और अभी कितना का हो गया, 380, सॉरी पहले कितना का था, 400 रुपये का था, अब कितना हो गया, 380 का है ना, तो इसका भी मूल्य क्या हुआ, कम। तो फर्नीचर भी संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो कहाँ जाएगा, वो विकलन पक्ष में जाएगा, ठीक है। तो इसको पुनर्मूल्यांकन खाता के विकलन पक्ष में लिखेंगे, है ना। अब तीसरा समायोजन देखो, स्कंद का मूल्य 450 रुपये बढ़ाया जाए। अब देखो हमको क्या बोल दिया गया, जो स्कंद का मूल्य है उसमें कितना वृद्धि करना है, बढ़ाया जाए, मतलब वो जितना भी रहा होगा उसमें और हमको क्या करना है, वृद्धि करना है, ठीक है। कितना वृद्धि करना है जी, 450 रुपये वृद्धि करना है। तो स्कंद भी क्या है, हमारी संपत्ति है, ठीक है। स्कंद भी क्या है, हमारी जी संपत्ति है। तो और यहाँ संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और संपत्ति के मूल्य में जब भी वृद्धि होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में जाता है, समकलन पक्ष में जाता है। तो इसको कौन से पक्ष में लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता का समकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा स्कंद था उसके मूल्य में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, है ना। तो जब स्कंद क्या है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो कौन से पक्ष में लिखाएगा, समकलन। तो इसको कौन से पक्ष में लिखा गया, समकलन पक्ष में लिखा है। और कितना है जी स्कंद खाता में, 450, तो 450 आ गया, ठीक है। अब देखो मशीन और फर्नीचर के मूल्य क्या हो रहा था, कम ही हो रहा था, दोनों क्या संपत्ति, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो कहाँ आएगा, विकलन आएगा, ठीक है। तो विकलन में लिखे हैं, मशीन खाता 250 कैसे आया, यदि हम 1200 रुपये में 950 रुपये को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा जी, 250 बच जाएगा, इसलिए 250 आया मशीन खाते में, ठीक है। फिर फर्नीचर खाते में 20 रुपये आया है। तो देखो हमारा जो इस चिट्ठा है उसमें मशीनरी का फर्नीचर का मूल्य कितना दिया गया था, 400 रुपये दिया गया था, है ना। और हमारे समायोजन में कितना दिया गया है, 380 रुपये दिया गया है। तो 400 में जब हम 300 को घटाएंगे, तो सॉरी 380 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 20 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब इतना ही तो आता है क्या बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता के अंतर्गत, है ना। अब इसका टोटल कर देते हैं, देखो इधर कितना 450 और इधर कितना आएगा, केवल 270 आएगा। अब क्या करेंगे, इस साइड कम आएगा इस साइड ज़्यादा आएगा, तो हमको तो दोनों पक्षों को बराबर करना है। तो कैसे करते हैं इसको, जो 450 है उसमें हम 270 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा पता है आपको, 180 रुपये आएगा, है ना। अब 180 को हम लोग क्या करेंगे, जो साझेदार है उनमें बांटेंगे, ठीक है। तो कौन से अनुपात में बांटेंगे जी, देखो हमको प्रश्न क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड साझेदार हैं, लेकिन इन लोग कौन से अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं इसको नहीं बताया गया है। तो जब हमको लाभ हानि अनुपात नहीं पता होता है कौन से अनुपात में बांटेंगे करके, तो हमेशा कौन से अनुपात में बढ़ता है, बराबर अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ कितना साझेदार है जी, 1 2 3। तो हम लोग जो भी लाभ होगा हानि होगा उसको कौन से अनुपात में बांटेंगे, 1/3 में बांटेंगे, ठीक है। तो अब 180 को कौन सा अनुपात में बांटा गया है, 1/3। तो 180 गुणा क्या हो जाएगा, 1/3। तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 शून्य 0 और 60 एकम क्या हो जाएगा, 60। तो अब बराबर के अनुपात में है जी। तो जब एक्स का 60 निकल रहा है तो वाई का भी 60 निकलेगा और जेड का भी कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब ये सभी को 250, 20 रुपये, 180 रुपये, इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो 450 रुपये पहले से है, तो आ गए ना हमारा दोनों पक्ष बराबर, ठीक है। और एक बात और, जैसे कि हमारा जो पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष है वो विकलन आता है तो लाभ रहता है, अगर शेष हमारा कहाँ जाता है, समकलन की ओर जाता है। तो इस साइड जब शेष लाया होता है तो क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। तो हमारा शेष किधर आया था जी, विकलन पक्ष में आया, तो साझेदारों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसीलिए लिखा गया है लाभ साझेदारों के पूंजी खाता से लिखा गया है, ठीक है। अब देखो जो प्रश्न क्रमांक 13 है उसका अथवा क्वेश्चन, ठीक है। रवि, सोम और मंगल 2 3 5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, ठीक है। कौन से अनुपात में बांटते हैं जी, 2 3 5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2007 को निम्न है। तो चिट्ठा में उसका दायित्व क्या है, सामान्य संचय 18,000 रुपये है, लेनदार कितना है 12,000 रुपये, पूंजी में है रवि का 20,000 रुपये, सोम का है 18,000 रुपये और मंगल का कितना है 16,000 रुपये। टोटल कितना पूंजी है जी, 54,000 रुपये, ठीक है। भवन का कितना है 40,000, संपत्ति पक्ष में है भवन का 40,000 रुपये, फर्नीचर का कितना है 20,000 रुपये, देनदार का 15,000 और रोकड़ का कितना है 9,000। टोटल कितना है जी 84,000, ठीक है। अब देखो क्या दिया हमको नीचे में समायोजन,
1 जनवरी 2008 को मंगल अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है जी, मंगल क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण करना मीन्स क्या होता है? कोई साझेदार हमारे व्यापार को क्या करता है? छोड़कर जा रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अवकाश ग्रहण करना बोलते हैं। तो निम्न संयोजन को ध्यान में रखकर लाभ हानि संयोजन खाता एवं पूंजी खाता बनाइए। मतलब हमको ये सब क्या दिया गया है? संयोजन दिया गया है, और इसी के अनुसार हमको कौन सा खाता बनाना है? लाभ हानि संयोजन खाता बनाना है, और क्या बनाना है जी? पूंजी खाता बनाना है। ठीक है, तो एक बार हम संयोजन को भी पढ़ लेते हैं ना। तो देखो, भवन एवं फर्नीचर में 5% क्या करनी है? वृद्धि करनी है। ठीक है, तो वृद्धि, लेनदारों पर 5% कटौती। कटौती मीन्स क्या होता है? कम करना है उनकी राशि को लेनदारों में, है ना, बट्टा है, एक हिसाब से बट्टा ही है ना। और देनदारों पर 10% अशोध्य ऋण संचय, मतलब जो देनदार है उसमें 10% हमको क्या करना है? अशोध्य ऋण के लिए संचय करना है। ठीक है, और वैधानिक व्यय कितने क्या दिया हमको? 200 रुपये दिया है ना। तो सबसे पहले हमको कौन सा खाता बनाना पड़ेगा? लाभ हानि संयोजन खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लाभ हानि संयोजन खाता हमको भले ही दिया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, मतलब जब कोई साझेदार हमारे व्यवसाय में प्रवेश लेता है या तो अवकाश ग्रहण करता है, तो हमेशा कौन सा खाता बनाया जाता है जी? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो यहाँ भी सेम पुनर्मूल्यांकन खाता ही बनाया जाएगा, भले हमको लाभ हानि संयोजन खाता बोला गया है। तो आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सा लाभ हानि संयोजन खाता बनाना है ना? तो जब अवकाश ग्रहण करने की बात होती है या फिर प्रवेश लेने की बात होती है, तब हमको जब लाभ हानि संयोजन खाता बनाने के लिए बोला जाता है ना, तो क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। ठीक है, वरना हमको जो पहला चैप्टर में दिया गया है ना, लाभ हानि नियोजन खाता, वैसा बनाना पड़ता है ना, लेकिन वैसा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अवकाश ग्रहण करने की बात कही गई, इसलिए क्या बनेगा? लाभ हानि संयोजन खाता के रूप में पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ हानि संयोजन खाता बोला गया है, तो लाभ हानि संयोजन खाता करके हेडिंग डालेंगे। फिर इसका भी प्रारूप क्या होगा? मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता है तो प्रारूप तो वही होगा, विवरण राशि। बायां पक्ष क्या होगा? विकलन पक्ष होगा, और दायां पक्ष क्या होगा जी? आपका समकलन पक्ष होगा। ठीक है, तो सबसे पहले संयोजन में हमको क्या दिया गया था? भवन एवं फर्नीचर में 5% वृद्धि दिया गया। तो भवन एवं फर्नीचर क्या है जी? हमारी संपत्ति, और संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में जाता है? समकलन पक्ष में जाता है ना। तो भवन खाता को और फर्नीचर खाता को, ठीक है, कितना % वृद्धि करना है जी? 5% वृद्धि करना है। ठीक है, तो देखो चिट्ठे में हमको भवन का मूल्य कितना दिया गया है जी? 40,000, और फर्नीचर का मूल्य कितना दिया गया है? 20,000 रुपये। ठीक है, तो हमको जो 40,000 और 20,000 है उसका कितना % निकालना पड़ेगा? पहले 5% निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भवन का मूल्य कितना है? 40,000 रुपये। तो 40,000 का 5% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/100। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, दोनों जीरो। 5 चौक कितना होता है जी? 20 है ना, और 2 जीरो तो 5, तो कितना आ गया हमारा? 2,000 रुपये। किस में वृद्धि होगा? भवन के मूल्य में होगा। ठीक है, और फर्नीचर का मूल्य हमको चिट्ठा में कितना दिया गया है? 20,000 रुपये। 20,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों जीरो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया जी? फर्नीचर के मूल्य में 1,000 रुपये आ गए, है ना। तो ये वृद्धि हुआ है तो कौन से पक्ष में लिखेंगे इसको? समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, भवन को 20,000 कितना आया है? 2,000 रुपये आएगा ना, मेरी गलती से 20,000 रुपये लिख गया है। ठीक है, तो कितना आएगा? 2,000 रुपये, और फर्नीचर में कितना आएगा? 1,000 रुपये। ठीक है, अब दूसरा संयोजन देखो क्या बोला है? लेनदारों पर 5% कटौती करनी है। क्या करनी है जी? कटौती। तो लेनदार क्या है? हमारा दायित्व है। ठीक है, और दायित्व में क्या दिया जा रहा है? कटौती किया जा रहा है, मतलब बट्टा दिया जा रहा है ना। तो दायित्व में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। बट्टा मीन्स क्या होगा? कमी करना ना। तो देखो दायित्व में जब कमी होगा तो कौन से पक्ष में आएगा? समकलन पक्ष में आएगा। ठीक है, लेनदार क्या है जी? हमारा दायित्व, और दायित्व के मूल्य में जब कमी आएगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता का कौन से पक्ष में आएगा? समकलन पक्ष में आएगा। ठीक है, तो देखो लेनदार को हमको प्रश्न चिट्ठे में कितना दिया गया है? दायित्व पक्ष में 12,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो अब 12,000 का 5% निकाल लेंगे। तो देखो लेनदार का हमको कितना दिया गया है? 12,000 रुपये, है ना। तो देखो इसको दोनों को जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, हासिल है 1, 5 एकम 5, 5 एक कितना हो जाएगा? 600। तो लेनदार पर कटौती कितना आ गया? 600 रुपये आ गया। ठीक है, अब तीसरा संयोजन देखो, देनदारों पर
10% अशोध्य ऋण संचय, है ना। तो देनदारों पर 10% अशोध्य ऋण संचय क्या है, हमारी संपत्ति, देनदार की कौन से पक्ष में आता है जी, हमारा संपत्ति पक्ष में आता है, ठीक है। और अशोध्य ऋण संचय क्या है, कमी है ना। कैसे कमी है, देखो हम किसी को उधारी पैसा दिया, ठीक है, उधारी पैसा दिया, अब वो वापस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं कि वो जब वो यदि हमको पैसा वापस नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, उस पैसे की क्षतिपूर्ति संचय द्वारा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी हानि है। तो हानि हमेशा कौन से पक्ष में आएगा जी, जो देनदार क्या है, संपत्ति, और संपत्ति में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो कौन से पक्ष में आएगा, विकलन पक्ष में। तो इसलिए अशोध्य ऋण संचय खाता से कहाँ आएगा, विकलन पक्ष में आएगा, ठीक है। अब देखो देनदार हमको चिट्ठी में कितना दिया गया है, तो देनदार कितना दिया गया है जी, 15,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो देनदार का 10% निकालेंगे तो 15,000 गुणा कितना हो जाएगा, 10/100। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। अब क्या हो जाएगा, 15 × 15, ठीक है, और 2 जीरो है ना, पीछे में 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो कितना आ गया जी, 1500। तो देनदार का कितना आ जाएगा, 1500 रुपये, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है अशोध्य ऋण संचय से 1500 रुपये, ठीक है। फिर हमको चौथा संयोजन क्या दिया गया है, वैधानिक व्यय के 200 रुपये। तो व्यय है ना, तो व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा, खर्चा हमेशा कौन से पक्ष में आएगा, विकलन पक्ष में आएगा, इसीलिए वैधानिक व्यय को कौन से पक्ष में लिखा गया है, विकलन। वैधानिक व्यय 200 रुपये, ठीक है। अब दोनों साइड को क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे, तो इधर आएगा 1700 रुपये और इधर आएगा 2000, 1000 को जोड़ेंगे 3000, 3600, तो 3600 इधर ज़्यादा और इधर क्या है, कम है ना, 1700 रुपये। तो जो 3600 है उसमें क्या करेंगे, 1700 रुपये को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा शेष, 1900 रुपये आएगा, ठीक है। अब 1900 रुपये को कौन से अनुपात में बांटेंगे, 2, 3, 5 के अनुपात में बांटेंगे। तो आपको पता है ना, जब शेष कौन से पक्ष में लाना पड़ता है, विकलन पक्ष में लाना पड़ता है, तो क्या रहता है, हमारा लाभ रहता है, ठीक है। और उसको हमको कौन से अनुपात में बांटना पड़ेगा, हमको प्रश्न में बोला गया है 2, 3, 5 के अनुपात में बांटने के लिए, तो इसी के अनुपात में हम बांटेंगे, ठीक है। अब देखो जी, लाभ का विभाजन है ना, तो हमारा जो लाभ है उसकी टोटल राशि कितनी है, 1900 रुपये, है ना। तो अभी 1900 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रवि सोम मंगल के अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो रवि का हमको प्रश्न में कितना अनुपात दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। और तो 2 आ गया। अब तीनों साझेदार का जो हम कुल अनुपात करेंगे, 2, 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो बटा 2 बटा कितना हो जाएगा, 10। तो ये वाले जीरो से ये वाले जीरो को क्या करेंगे, काट देंगे। 2 शून्य 0, 9 दूनी 18 की 8 हासिल है 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो रवि का हिस्सा कितना निकल जाएगा, 380 निकल जाएगा, ठीक है। फिर अब सोम का कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 शून्य 0, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 के साथ हासिल है 2, 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो कितना आ जाएगा जी सोम का, 570 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम ऐसी मंगल का भी कर देंगे, जीरो से जीरो को कट कर देंगे, 5 शून्य 0, 5 नहीं 45 की 5 हासिल है 4, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो इसका कितना हो जाएगा जी, 950 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है साझेदारों के पूंजी खाता से, और ये उनका अनुपात 2, 3, 5 है ना। अब रवि के में कितना आया था, 380, तो 380, सोम के में कितना है, 570, तो 570, और मंगल का कितना है, 950, तो 950, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1900 रुपये। अब सभी को ऐड करेंगे तो इधर भी कितना राशि आ जाएगा, 3600 रुपये, और इधर तो 3600 रुपये था ही, ठीक है। तो अब देखो हम क्या बनाएंगे, साझेदारों के पूंजी खाता, ठीक है। प्रश्न में पहले क्या बोला गया था, लाभ हानि संयोजन खाता बनाइए, दूसरा क्या बोला था जी, साझेदारों को पूंजी खाता बनाइए, ठीक है। तो साझेदारों को पूंजी खाता बनाएंगे तो सबसे पहले साझेदारों की पूंजी खाता लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस साझेदार का पूंजी खाता का प्रारूप क्या होता है, विवरण, फिर जो राशि रहता है, तो जितने साझेदार रहते हैं उनका नाम आता है, ठीक है, राशि में। तो ये हमारे में कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, रवि सोम मंगल, तो उनका तीनों का राशि वाला डिब्बा बना है ना। अब दूसरा, फिर ये विकलन के लिए हो गया। अब फिर समाकलन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, विवरण, राशि में तीनों साझेदार का नाम आ जाएगा, ठीक है, और रवि सोम मंगल, ये तो हो गया प्रारूप। अब तो देखो साझेदारों के पूंजी खाते में सबसे पहले क्या आता है, पूंजी आता है, ठीक है। तो पूंजी कितना दिया गया है चिट्ठा में, रवि का दिया गया है 20,000
और सोम का दिया गया है 18,000 और मंगल का कितना दिया गया है 16,000। ठीक है, तो पूंजी कौन से साइड में, दायित्व मतलब विकलन पक्ष में। ठीक है, तो इसको साझेदार के पूंजी खाता में सबसे पहले कौन से साइड में लिखेंगे, समाकलन साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब पूंजी खाता बन रहा है तो पूंजी खाता का तो नाम नहीं आएगा, तो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, शेष लाया गया लिखेंगे। रवि का पूंजी कितना है 20,000 और सोम का कितना है 18,000 और मंगल का कितना है जी 16,000। ठीक है, अब दूसरा किसका लेखा होता है, सामान्य संचय का। ठीक है, तो सामान्य संचय की राशि कितना दिया गया है 18,000 रुपये, है ना। तो 18,000 रुपये को कौन से पक्ष में, दायित्व पक्ष में। तो इस जो साझेदार का पूंजी खाता है उसके कौन से पक्ष में जाएगा, समाकलन पक्ष में जाएगा। ठीक है, सामान्य संचय खाता को करके आएगा, है ना। अब इसमें देखो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा अब देखो जो सामान्य संचय की राशि है ना उसको क्या करना पड़ेगा, हमको तीनों साझेदार में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है सामान्य संचय की राशि का विभाजन, है ना। तो सामान्य संचय की राशि हमको दायित्व में कितना दिया गया है 18,000 रुपये। अब 18,000 में रवि सोम मंगल का कितना हिस्सा है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो रवि का निकालते हैं। सबसे पहले संचय की अमाउंट कितनी है 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये आ गया। अब इसका जो रवि का अनुपात है उसको प्रश्न में हमको कितना दिया गया है जी 2 दिया गया है, तो 2 आ गया। और टोटल अनुपात कितना है, तीनों साझेदार का मिला के 10 है, तो 10 आ गया, है ना। अब इसको हल करते हैं तो ये और ये जीरो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं तो 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 8 दूनी 16 की 6 हासिल है 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो रवि का संचय में कितना हिस्सा है जी 3600 रुपये है। ठीक है, फिर दूसरा है सोम। अब दूसरा साझेदार कौन है जी सोम, तो सोम का भी निकालेंगे। 18,000 संचय की राशि, तो संचय का आ गया। सोम का अनुपात हमको प्रश्न में कितना दिया गया है 3, तो 3 आ गया। टोटल अनुपात कितना है 10, तो 10 आ गया। इसको भी हल करते हैं, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 8 या 24 की 4 हासिल है 2, 3 एकम 3, 3 तो कितना हो जाएगा 5। तो सोम का कितना निकल जाएगा 5400 निकल जाएगा। ठीक है, अब मंगल का भी निकालेंगे तो मंगल का अनुपात कितना है 5, तो 18,000 गुणा 5 बटा कितना हो जाएगा 10। पूरा अनुपात क्यों कितना है 10, तो 10 आ गया। इस वाले जीरो से इसको काट देंगे। अब क्या होगा 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल है 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा जी 9,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है रवि के में 3600 रुपये, सोम के में 5400 रुपये और मंगल के में कितना आएगा 9,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब ये लाभ हानि खाता को क्यों लिखा गया है, अभी हम लोग जस्ट पुनर्मूल्यांकन खाता के रूप में क्या बनाए हैं, लाभ हानि खाता बनाया है। ठीक है, तो उसमें हमको क्या हुआ है जी लाभ हुआ है, तो उसका शेष कहाँ गया था, विकलन साइड गया था। तो उसको पूंजी खाते में कौन साइड लिखेंगे, समाकलन साइड लिखेंगे। और क्या करके लिखेंगे, लाभ हानि खाता को। तो हमारा जो पुनर्मूल्यांकन खाता था उसमें रवि का कितना लाभ मिला था 380 रुपये, सोम को मिला था 570 रुपये और मंगल को कितना मिला था 950 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया है ना। अब हो गया हमारा जितना भी संयोजन था वो तो हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे कि इस सबको टोटल करेंगे, तो ये सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 23,980। ये सबको आपस में जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा जी 23,980। इस सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23,970 और इस सभी को जोड़ेंगे आपस में कितना आ जाएगा 25,950 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब विकलन साइड तो किसी का एंट्री हुआ नहीं है ना किसी चीज़ का, तो इधर क्या आएगा, इन लोग का शेष आएगा। तो सबसे पहले मंगल के ऋण खाता से आएगा। मंगल के ऋण खाते से क्यों आएगा, क्योंकि मंगल क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो अवकाश ग्रहण करने वाले को जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऋण। और ऋण हो जाता है व्यवसाय के लिए, तो उसी के लिए इसीलिए लिखा गया है मंगल के ऋण खाते से। इसका टोटल कितना है जी 25,950 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना आएगा मंगल में 25,950 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी दो साझेदार है रवि और सोम, उन लोग तो व्यवसाय में ही है, तो उन लोग का कैसे लिखना पड़ेगा, शेष लेगा लिखना पड़ेगा। और इन लोग की टोटल राशि कितनी है 23,980 और 23,970, तो उसको लिखा गया है। ठीक है, 23,980 और 23,970। अब ये तो टोटल हो ही जाएगा है ना, मतलब 23,980 है तो वही हमारा टोटल होगा 23,980। और इस सोम का कितना है 23,970, तो इसका भी होगा। और मंगल का भी कितना है 25,950, तो वो 25,950 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो साझेदार का पूंजी खाता है ना। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।